ज्यादा लोग शामिल। कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ा कदम। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन यानी AFDA ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को दी मंजूरी। भारतीय क्रिकेट टीम के 5 जुलाई से श्रीलंका का दौरा। दोनों देशों के बीच 3 एकदिवसीय और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। और फिलहाल हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं मीडिया सेंटर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और 50,000 से कम एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों तक करीब 12 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे। मध्य प्रदेश एक नई स्टेट उसमें ऐड हुई है, जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नोट की गई है। साथ ही अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। और इसी तरह से 25 से लेकर करीब 20% तक ऐसी 10 स्टेट्स है जहां पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि 20 से लेकर 25% के बीच में भी नोट की गई है। यह वह स्टेट्स हैं जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन स्टेट से डिस्कस करते हुए किस टाइप के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम उन केसेस के स्प्रेड को रोक सकें। एक कंटिन्यूड ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ आइदर केसेस में प्लेटोइंग और केसेस में एक कमी होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वह नंबर ऑफ स्टेट जहां पर कि ऐसा एक ट्रेंड दिखता था उसमें हमने थोड़ी बढ़ोतरी महसूस की है। करीब 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर या तो एक प्लेटोइंग इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड या एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम पाते हैं कि या तो केसेस की ग्रोथ जो है वह है उसमें थोड़ी कमी पाई गई है या उसमें एक रिडक्शन नोट किया गया है। जरूरी यह है कि यह स्टेट्स भी कंटिन्यूड फोकस अपना कंटेनमेंट पर बनाए रखें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकें, और जिससे कि जिस बारे में हमने इससे पहले भी बात की है कि एक स्थाई पर जब हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात करते हैं उससे ही उसके साथ ही एक इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को भी रोकें। इसी तरह से हम पाते हैं कि कुछ स्टेट्स में अभी भी एक कंटिन्यूड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ केसेस भी नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर और गोवा जैसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इसी तरह नेक्स्ट में देखें तो हम पाते हैं कि सिमिलरली हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। यहां यह समझना जरूरी है कि अगर हम देखें जैसे त्रिपुरा या नागालैंड जैसी स्टेट्स में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस कम होते हुए भी यह ट्रेंड चिंता का विषय है। जरूरी है कि हम सब मिलकर इन्फेक्शन के स्प्रेड को इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में भी फैलने से रोकें। ओवरऑल ऐसे कुछ जिले जहां पर कि हम केसेस में एक कमी होती देख रहे हैं वो भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं पुणे, लखनऊ, वाराणसी, रायपुर और दुर्ग के बारे में बताना चाहूंगा, जहां अगर आप देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यू डिक्रीज हमें यानी कि 19 से 25 अप्रैल से लेकर 3 से 9 के बीच में कंटिन्यू डिक्रीज इन केसेस दिख रहा है। जरूरी है कि यह डिस्ट्रिक्ट्स अपने एफर्ट्स को उसी मोमेंटम से जारी रखें ताकि हम केसेस की संख्या और कम कर सकें। इसी तरह से कुछ और जिलों में भी पिछले 2 हफ्ते में एक जो डिक्रीज दिखा है, जैसे पटना में, पालगढ़ में, रांची में, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक ट्रेंड दिख रहा है, जरूरी है कि हमारे एफर्ट्स उस डायरेक्शन में उसी सतत मोमेंटम के साथ चलते रहें। एरियाज ऑफ कंसर्न के रूप में हम देखें तो पाते हैं कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर केसेस में ग्रोथ भी नोट की जा रही है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें बेंगलुरु अर्बन,
देहरादून, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर तमिलनाडु, इनमें आप देखें तो पिछले 15 दिनों में एक कंटिन्यूड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है। जरूरी है कि यहां पर कंटेनमेंट एफर्ट्स और एक अधिक हम उस पर पर्याप्त मात्रा में करें ताकि हम केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड को रोक सकें। एक पॉजिटिव और न्यूज़ भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। हमने एनालाइज किया तो पाया कि कुछ ऐसे जिले हैं देश में जहां पर कि एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही वहां पर पॉजिटिविटी में भी डिक्रीज नोट किया गया। तो जैसे उन जिलों की संख्या 15 से 21 अप्रैल के समय में 73 जिले ऐसे थे जो बढ़कर 22 से 28 अप्रैल में 125 जिले हुए, और 29 अप्रैल से 5 मई के अगर उस पीरियड को एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं कि ऐसे जिलों की संख्या भी बढ़ रही है, विच इज ए पॉजिटिव ट्रेंड एंड दिस नीड्स टू बी कंटिन्यूड। हमारे देश में, जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है, कि 10% से पॉजिटिव जिन राज्यों में, जिन जिलों में हमने देखी है, वहां पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं। तो ऐसे जिलों को भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसको हम अपनी वेबसाइट पर भी डे टू डे बेसिस पर हाईलाइट करते हैं, जहां पर कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कम किया जा सके। ऐसे 533 जिले भी हैं देश में जिस पर जरूरत है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उसी स्थाई से चलते रहें। एक पॉजिटिव न्यूज और हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। अगर हम देखें कि डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी ओवरऑल देश की, जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। इसी के साथ ही हमने एक और एनालिसिस करी है तो पाई है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स बाय द स्टेट, 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया गया है। लेकिन हम आप सबसे फिर से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब हम कभी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर लगे रहें। हम एक दिन भी कहीं भी ढिलाई बरतेंगे तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, जिसलिए जरूरी है कि एफर्ट्स में कोई भी कमोबेशी ना हो। इसी के साथ ही वैक्सीन के बारे में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि करीब 17.01 करोड़ डोजेज देश में वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री सप्लाईज के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, जो कि लोगों को मिल चुकी हैं। इसी के साथ ही हमने स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए 18 से 44 साल के जो लोग हैं जिनको कि स्टेट डायरेक्ट परचेज के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट परचेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है, उसको भी फैसिलिटेट करते हुए हम देखते हैं कि करीब 25.59 लाख डोजेज उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं। हम एक और इस विषय आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो पाते हैं कि आज रन अवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया, उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, उस पर हमारा कार्य चलता रहे। एक केस एनालिसिस के रूप में देखें तो पाते हैं कि कैसे स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम करने में सहायक हो सकते हैं। पुणे के बारे में अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि करीब 69.7% केस पॉजिटिविटी 1 मार्च वाले वीक में जब वहां नोट की गई, तो उस टाइम पर नाइट कर्फ्यू जैसे कुछ जो कर्बिंग मेजर्स हैं वो इंप्लीमेंट किए गए। लेकिन साथ ही नाइट कर्फ्यू के बाद जब 15 दिन का एक रिलेटिवली मोर स्ट्रिंजेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया, जो कि 29 मार्च से 12 अप्रैल तक में, तो एक स्थाई पर केसेस में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हमने देखा कि कमी आई। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूड मेजर्स इन टर्म्स ऑफ जो ये हमारा जो लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर जो वहां पर इनिशिएट किए गए, जो वो फर्दर 15 दिन के लिए बढ़ाए गए, तो 2 स्थाई पर हमें वहां पर बेनिफिट दिखाई देते हैं। एक हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के इनिशिएट करने से पहले जब केस पॉजिटिविटी 41.8% थी, वह घटकर अब 23.4% रह गई है। और उसी के साथ ही जो एक पीक हमने बीच में हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नोट की थी, अब उन केसेस में भी कमी आ रही है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू coupled with restrictions on mass gatherings, on avoiding intermingling of people, on ensuring that non-essential activities for a limited period can be sort of delayed for a period of 14 to 15 days, which is what
is important from epidemiological angle is critical to ensure कि हम इन्फेक्शन स्प्रेड को कम कर सकें। इसी के साथ ही एक और केस एनालिसिस हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि मुंबई के बारे में, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर कॉरपोरेशंस और स्टेट गवर्नमेंट के जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए, वह इनिशिएटिव ने कैसे वहाँ के प्रोसेस को, हॉस्पिटल एडमिशन को एड किया, वह हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। मुख्यतः वहाँ पर किया ये गया कि सिटीजन एंगेजमेंट के लिए जो कंट्रोल रूम का था, वह मुंबई कॉरपोरेशन के लेवल पर ना करते हुए उसको 24 वार्ड में 24 कंट्रोल रूम बनाए गए और जितने भी वहाँ टेस्ट रिजल्ट्स आते थे, उन टेस्ट रिजल्ट्स को मेन कंट्रोल रूम में लेते हुए, जो भी लैब्स थी उनसे डेटा लेते हुए उसको वार्ड वाइज सेग्रीगेट किया गया और सेग्रीगेट करके उन रेस्पेक्टिव वार्ड वाइज कंट्रोल रूम्स को भेजा गया। इन कंट्रोल रूम में नॉट ओनली टेलीफोन ऑपरेटर्स, वहां पर डॉक्टर्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड किया गया, उनको एम्बुलेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, जो कि एनालाइज करता था कि उस पर्टिकुलर वार्ड के रहने वाले जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनको जिसको भी एडमिशन की जरूरत हो, वह उनको उन एम्बुलेंसेस के द्वारा रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में एडमिशन कराते थे। इन प्रोसेस की वजह से और इन प्रोसेस के पार्ट के रूप में मुंबई में 800 जो एसयूवीज हैं, उनको भी रिफर्बिश करके मेकशिफ्ट एम्बुलेंस बनाया गया। एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे कि इन एम्बुलेंसेस को ट्रैक किया जाता था। एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाया गया जिससे कि अवेलेबल हॉस्पिटल बेड्स को मॉनिटर किया जाता था। ऐसे ही एक सिस्टम फॉर प्रोक्योरिंग हॉस्पिटल बेड स्टैब्लिश किया गया और जितने भी ये कंट्रोल रूम थे, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ये किया कि पेशेंट को हॉस्पिटल बेड मिलने में समस्या ना हो। इस टाइप के इनिशिएटिव मुंबई ही नहीं और बहुत से प्रांतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दिशा निर्देश है उनके तहत चल रहे हैं। हमारा एफर्ट आप लोगों के द्वारा बताने का यही है कि जरूरी है कि ये पॉजिटिव एफर्ट नेशनल लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो हम ओवरऑल प्रोसेसेस को ईज कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने रिसेंटली कोविड-19 की सिचुएशंस का, प्रिपेयर्डनेस का और उसकी प्लानिंग अक्रॉस द स्टेट उसको एनालाइज किया और उससे संबंधित कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड को रोका जाए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एडमिशन को भी रिसेंटली इनंसिएट किया है, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने स्पेसिफाई किया है कि कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, उसके लिए अगर उसका टेस्ट ना भी हुआ हो या रिजल्ट डिले हो रहा हो तो उसको एडमिशन के लिए ना रोका जाए, उसको सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट किया जाए। इसी के साथ ही कोई भी पेशेंट, उसको कोई भी सर्विसेज को उसको कभी भी कि वह दूसरे प्रांत से बिलोंग करता है या उसका आईडी कार्ड नहीं है, उस कारण से भी उसको ना ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। हमारे पूरे एफर्ट यही हैं स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर काम करते हुए कि हम जो हॉस्पिटल एडमिशन है वह नीड की बेसिस पर हो, जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत हो उनको समय पर बेड मिल जाए और ऐसे लोग जो पैनिक या किसी और मिस इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसे बेड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिनकी उनको नीड ना हो, क्योंकि बेड्स एक क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, उसकी कोई कोताही ना हो, उस पर ही हमारा कार्य चलता रहे। इसके साथ ही नॉन कोविड सर्विसेज के लिए जरूरी है कि हम टेली कंसल्टेशन का उपयोग करें। हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी प्लेटफॉर्म स्टेट्स के साथ तो काम कर ही रहा है, अब उसमें रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स भी जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल लेवल पर कोई भी अगर पेशेंट, कोई भी अगर सिटीजन जो गाइडेंस चाहता है, वह हमारे इस नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी opd.in पर जा सकता है और कंसल्टेशन बुक कर मेडिकल सहायता भी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। श्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि कोविड केसेस में शार्प राइज होने से ऑक्सीजन की मांग में बहुत बढ़ोतरी हुई और इस संदर्भ में कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनको मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। संक्षेप में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट सेटअप किए गए हैं और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट भी किया जा रहा है। साथ ही इनका मूवमेंट फास्ट करने के लिए टैंकर अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, इंपोर्ट भी किया जा रहा है टैंकर्स और कंटेनर्स का, तथा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है।
साथ ही इसमें लंबी दूरी पे इनका टर्न अराउंड टाइम कम करने के लिए इनको रेलवेज और एयरफोर्स के माध्यम से उनकी सहायता से इनका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा रहा है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर्स पास किए गए हैं इनका मूवमेंट फैसिलिटेट करने के लिए, और ड्राइवर्स की कमी ना हो इसलिए भी कुछ कार्रवाई की जा रही है। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल्स में ठीक प्रकार से हो इसके लिए वहाँ पे क्रायोजेनिक टैंक्स जो स्टोरेज के लिए होते हैं उनकी कैपेसिटी और नंबर्स में बढ़ोतरी की गई है, तथा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी प्रोक्योरमेंट किया गया है। मैनेजमेंट एस्पेक्ट से देखते हुए एक जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण एक रैशनल ऑक्सीजन एलोकेशन की व्यवस्था की गई है, और ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से टैंकर्स की रियल टाइम ट्रैक मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है जो कि 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी अगस्त में 6,817 टन थी, जो अब बढ़ के 7,314 हो गई है, और इसके सापेक्ष जो प्रोडक्शन था वो अगस्त 2020 में 5,700 मेट्रिक टन था, जो अब बढ़ के 9,500 मेट्रिक टन हो गया है। अतः जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 84% से बढ़ के 130% हो गया है। जो सप्लाई है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, इसमें भी अगर हम मार्च से कंपैरिजन करें तो 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मार्च में ये 1,320 टन थी, जो अब लगभग 9,000 मेट्रिक टन हो गई है। साथ ही साथ कई और मेजर्स भी लिए गए हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे स्टील सेक्टर 630 मेट्रिक टन की एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप कर रहा है। एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से 683 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, और रिफाइनरीज एंड पावर प्लांट्स और स्टील प्लांट्स जंबो हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं यूजिंग गैसियस ऑक्सीजन, और इसके माध्यम से 12,400 बेड की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसका मैं आपको अभी डिटेल्स भी दिखाना चाहूँगा हाइपरलिंक के माध्यम से। ये हैं जो प्लांट्स और उनकी लोकेशन और उनके अगेंस्ट में कितने बेड्स जो अभी बढ़ाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री। ये उन सब के विवरण आपके सामने हैं। इसमें सेल के भी हैं और दूसरी प्राइवेट फर्म्स भी हैं, टाटा स्टील, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, JSW विजयनगर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इत्यादि। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 12,400 बेड अक्रॉस द कंट्री बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के अंतर्गत 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी खरीदे जा रहे हैं, और 22 अप्रैल से एक आदेश लागू किया गया जिसके अंतर्गत सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस प्रोहिबिट की गई, जिससे कि लगभग 1,000 मेट्रिक टन की अतिरिक्त ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हुई है। देश में 1,619 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी कुछ सेटअप कर रही है, कुछ DRDO कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेटअप कर रही है, और स्टेट्स भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के 1,619। इसके अतिरिक्त जो इंपोर्ट भी किया जा रहा है, हालांकि वर्तमान में हम पर्याप्त स्टॉक्स उपलब्ध हैं ऑक्सीजन के, पर भविष्य में इसकी मांग में वृद्धि होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट भी किया जा रहा है। तो इसमें आपके सामने उन कंट्रीज का विवरण उपलब्ध है जहां से ऑलरेडी आ रही है, और एक फास्ट ट्रैक सिस्टम को लागू किया गया है जिससे कि जहां से भी हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके तो उसको तुरंत लिया जा सके। अब हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में। तो अब आप सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लॉजिस्टिकल चैलेंज किस तरह का है हमारे सामने। ये एक आप मैप में देख सकते हैं, हमने इसमें डिफरेंट कलर कोडिंग करके आपको दिखाना चाहा है कि डिस्टेंसेस के लिए एक अलग अलग तरह के 3 कलर्स दिखाए गए हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस इन्वॉल्व, और किस तरह से ये क्वांटिटी प्रोडक्शन साइड से ट्रांसपोर्ट की जा रही है डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। तो एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि इसमें कितना ज़्यादा एक लॉजिस्टिकल चैलेंज इन्वॉल्व है, और इस चैलेंज में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ऑक्सीजन टैंकर्स। सामान्यतः ऑक्सीजन टैंकर्स का रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से इसका मूवमेंट किया जाता रहा है, पर चूंकि मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई तो हमें इसके लिए ऑक्सीजन टैंकर्स जो अवेलेबल थे उतने पर्याप्त नहीं थे। अतः उनमें नंबर्स बढ़ाने के लिए एक तो नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स का कन्वर्जन किया गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं 408 इस प्रकार से टैंकर्स कन्वर्ट किए जा चुके हैं ऑक्सीजन टैंकर्स में, और साथ ही इंपोर्ट भी किया जा रहा है।
101 इंपोर्टेड टैंकर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और करीब 150 और आने के भी निकट भविष्य में उम्मीद है। साथ ही इसके अलावा 100 टैंकर्स का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 में जो 1000 के करीब टैंकर्स थे अब बढ़ के लगभग 1680 हो गए हैं। ऑक्सीजन टैंकर्स को मूवमेंट को समय को कम करने के लिए, जिससे कि टर्न अराउंड टाइम कम किया जा सके, इसमें हम रेलवेज और एयरफोर्स की मदद ले रहे हैं। क्योंकि भरे हुए टैंकर्स को एयर फोर्स नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता, तो एयर लिफ्टिंग ऑफ एम्प्टी टैंकर्स की जा रही है टू मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, जिससे कि एक साइट का कम से कम जो टाइम है ट्रैवलिंग का वो बचाया जा सके। इस प्रकार से देश के अंदर 374 टैंकर्स विद मोर देन 7000 टन्स कैपेसिटी एयरलिफ्ट किए गए हैं और अब्रॉड से करीब 81 कंटेनर्स विद कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1400 टन्स इंपोर्ट भी किए गए हैं एयरफोर्स की माध्यम से। साथ ही साथ 1252 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और 835 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी इंपोर्ट किए गए हैं। रेलवेज की अगर हम बात करें तो रेलवेज में लॉन्ग डिस्टेंस पे ये पाया गया कि अगर उसको रेलवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाए तो समय में काफ़ी कमी आती है। जो रोड के माध्यम से जहाँ 3-4 दिन लग जाते हैं वो रेलवेज के माध्यम से 1 या 2 दिन में हो जाता है। तो इसलिए रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस एक स्टार्ट की गई, जिसके माध्यम से 157 ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चली हैं और 637 टैंकर्स को उन्होंने मूव किया है, जिसमें से 389 लोडेड टैंकर्स थे, ऑक्सीजन फिल टैंकर्स प्रोडक्शन साइट से अपने गंतव्य स्थानों तक लेके गए हैं और 248 एम्प्टी टैंकर्स थे जो प्रोडक्शन साइट्स पे ले जाए गए हैं। यहाँ पे एक व्यवस्था लागू की गई है जिसके माध्यम से जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को आवश्यकता होती है रेलवेज की सर्विस की या एयरलिफ्टिंग की, तो वो अपनी तुरंत एक रिक्वायरमेंट प्लेस कर देता है एक वर्चुअल ग्रुप पे और वहाँ उसको इमीडिएटली उसका कंफर्मेशन दिया जाता है उसके लिए शेड्यूलिंग करके। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, दो आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन के माध्यम से मूवमेंट हो रहा है टैंकर्स का और किस तरह से एयरफोर्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन टैंकर्स का। इसके अतिरिक्त और जो कुछ मेजर्स लिए गए हैं फास्टर मूवमेंट के लिए, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर्स करके किए हैं जिससे कि अनइंटरप्टेड मूवमेंट हो सके ऑक्सीजन टैंकर्स का। साथ ही साथ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दिए गए हैं कि वो इनको एडिक्वेट सिक्योरिटी दे और एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करे जिससे कि इनका फास्ट मूवमेंट सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि कोविड से सभी लोग प्रभावित हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर्स ऑफ दीज टैंकर्स, तो इसलिए स्किल्ड ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उनकी ट्रेनिंग की जा रही है नए ड्राइवर्स की, और 500 ऐसे ड्राइवर्स अभी वर्तमान में ट्रेन किए जा रहे हैं और उसके पश्चात 2000 और ट्रेन किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसा मैंने बताया था 2 तरीके से ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो उनमें से एक क्रायोजेनिक टैंक्स हैं। तो अगर आप देखें ये मार्च 2020 में 609 क्रायोजेनिक टैंक्स थे विद द कैपेसिटी ऑफ स्लाइटली लेस देन 6000 टन किलोलीटर्स, और अब ये मई में आते आते इनकी नंबर्स बढ़ के 901 हो गए हैं विद द कैपेसिटी ऑफ 9233 किलोलीटर्स। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2020 में 4,35,000 थे जो वर्तमान में अब 11,19,000 हो गए हैं। इसके साथ ही साथ 3.35 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स अभी खरीदे जा रहे हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के साथ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो वो जुडिशियस हो, उसमें किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो। अब हम कुछ मैनेजमेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो पूर्व में तो जो व्यवस्था थी हॉस्पिटल्स डायरेक्टली सप्लायर से अपना ऑक्सीजन प्रोक्योर कर लेते थे, पर अप्रैल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाने के कारण इस मांग में बिकॉज ऑफ राइजिंग कोविड केसेस ये पाया गया कि इसका एक एलोकेशन रैशनल एलोकेशन प्रोसेस बनाना ज़रूरी हो गया, और इसमें सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कंसल्टेशन करके और बाकी स्टेक होल्डर्स जैसे मैन्युफैक्चरर्स इत्यादि उनसे भी विचार विमर्श करके एक डायनामिक मॉडल बेस बनाया गया है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एज पर द नॉर्म्स ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और इस मॉडल की विशेषता यह है कि इसमें आवश्यकता अनुसार डेली परिवर्तन किया जाता है। किसी क्षेत्र में जब ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं, स्पाइक आता है या किसी भी कारण से अगर मांग ज़्यादा है तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस मॉडल को हम लोग उसमें नीडेड मॉडिफिकेशंस करके ये प्रयास किया जाता है कि कहीं भी इसकी ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इस प्रकार से 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का एलोकेशन वर्तमान में किया जा चुका है।
साथ ही इसमें सभी स्टेट्स, यूटीज और स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करके प्रयास किया जाता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक की मैपिंग की जाए प्रॉपरली, जिससे कि एक ऑप्टिमाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन प्लान बन सके। और इसके लिए मल्टीपल मूवमेंट टाइम कम करने के लिए मल्टीपल इंटरवेंशंस किए गए, जिसका मैंने अभी चर्चा करी कि टैंकर्स का कन्वर्जन, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और रेलवेज और एयर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट इत्यादि। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, जिसे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। ये 10 मई यानी कल के दिखा रहा है कि क्या एलोकेशन था, उसके अगेंस्ट क्या डिस्पैच हुआ और कितना डिलीवर हो गया और कितना ट्रांजिट में है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एलोकेशन 9,369 टन दिखाया गया है, जबकि ये एक्चुअल में 10,000 से ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि इसमें एयर सेपरेशन यूनिट वाला जो प्रोडक्शन है वो नहीं इंक्लूड होता, क्योंकि वो लोकलाइज्ड है। तो वो चूंकि हर स्टेट अपना अपना लोकल यूज़ करता है, तो वो इस सिस्टम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। पर इसके माध्यम से हम सभी टैंकर्स का मूवमेंट रियल टाइम बेसिस में मॉनिटर करते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो अपने रूट से डिवेट ना करे या अनऑथराइज स्टॉप ना ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इमीडिएटली एक अलर्ट जनरेट हो जाता है सिस्टम में कि ऐसा किया जा रहा है इस पॉइंट पे। और आपके सामने एक छोटा सा हमने एक रूट का जैसे मैप भी दिखाया, डिपिक्शन किस तरह से वो रूट दिखाया जा रहा है कि एक उसका जो स्टैंडर्ड रूट है, अगर इसमें कोई डिविएशन हो तो तुरंत हाँ पता चल जाता है और करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। और जैसा अभी मैंने शुरू में बताया था, एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम सेटअप किया गया, जिसमें भारत सरकार तथा स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो कि अपने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली फ्लैश करते हैं और उसका तुरंत सॉल्यूशन रियल टाइम बेसिस पे राउंड द क्लॉक किया जाता है। कई वर्चुअल ग्रुप सेटअप किए गए हैं टू सॉर्ट आउट वेरियस लॉजिस्टिक इश्यूज, जैसे कि रेलवे से मूवमेंट, एयरलिफ्टिंग इत्यादि, जिससे कि एक एफिशिएंट प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन किया जा सके। और भारत सरकार स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोज कोलैबोरेशन में काम कर रही है और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी, जिससे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरे देश में की जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर बलराम भार्गव जी। नमस्कार साहब, थैंक यू। कैन आई हैव द स्लाइड? सो नेक्स्ट प्लीज। मैं आपके समक्ष कुछ टेस्टिंग के बारे में जो सेकेंड वेव में है हुई है उसके बारे में आप लोग को कुछ जो एडवाइजरीज हम लोगों ने दी हैं, जो रैशनलाइज किया है, उसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। और उसमें India is facing a massive upsurge of COVID cases, we all know, and the national positivity has been told to be around 20-21%, and about 42% of the districts, which is about 310, they are reporting more than the national average. So early testing and isolation and home-based care is the key to control this transmission or break the chain. I repeat, early testing and isolation. So we have to sometimes wait for the results, so that is a bit of a problem. That is why we have come out with this advisory, and we have given it to all the states also. The RT-PCR testing capacity is about 16 lakh per day in our laboratories, and rapid antigen test capacity is also around 17 lakhs per day, and that is the production. We have about 13 companies available on GEM, and we were the first country to use the rapid antigen test in June of last year, and that got approved by WHO in September. So we have been using much ahead of the curve for the rapid antigen tests. And laboratories have been working 24/7 to meet the testing demand. Despite infection among laboratory staff, test performance is still being maintained. Next, please. Okay, I'll change it. Okay. So if you look at the testing, the blue line is talking about the percentage, and the green line is talking about the total number of tests that are being done. So in the months of April and May, we are doing on an average of about 16 to 20 lakh RT-PCR plus RAT tests combined per day. On April 30th, 2021, we did 19,45,299 tests. That is the highest number of tests by any country ever. Even the US has never reached this number of 19,45,299. On May 5th, it was 19,23,131, and we are hovering around 18 to 20 lakhs, except that on Sundays there is a slight dip that we find of 1 or 2 lakhs. If you look at the testing machines, we have been increasing the infrastructure right from the first wave, during the second wave, and increasing the number of laboratories. So we have 2,520
COVID laboratories, testing laboratories, and more than 7,000 RT-PCR machines with more than 1,800 TrueNAT and CBNAT machines, and 12 high throughput machines also in different parts of the country. And we have done first 10 crore test on 7th of July, then the 20 crore test by February, and on 7th of May, we have completed 30 crore tests as far as the nation is concerned. And you can see the spread of the laboratories all across different parts of the country, including difficult terrains in the northeast, Leh, Ladakh, and Andaman Nicobars, and also Lakshadweep, etc. So now in the second wave, we have done three things mainly. One is rationalize the RT-PCR test. Number two, increase rapid antigen test for early detection, isolation, and home care. And third, COVID-19 tests approved by global agencies have been accorded marketing permission by the Drug Controller General of India in collaboration with ICMR. So in terms of the first point, in terms of rationalization of the RT-PCR tests, RT-PCR tests must not be performed in individuals tested positive once either by RAT or RT-PCR. तो एक बार यदि पॉजिटिव हो गया है तो उसका दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं कि साहब इससे भी देख लें पॉजिटिव है कि नहीं, उससे भी देख लें. एक बार पॉजिटिव आ गया तो इट इज पॉजिटिव. No testing required for recovered individuals at the time of hospital discharge. So the Ministry of Health has very clear guidelines that after 10 days or earlier, if you have been fever free for more than 5 days, there are clear cut guidelines. So you don't need to get a negative test for discharge. So remember that. Because here I want to explain one point. The virus is made out of RNA particles, and the RNA can stay in your system for many days. So the test detects only RNA. So the RNA can be positive for many days after testing, also after the symptoms have subsided, after your infectivity have also subsided, because the RNA is being detected. If you swallow the saliva, you pass it in the stool, it can also be detected in the sewage also, the RNA particles by the RT-PCR test. So the live virus is not there, but RNA particles are still there. So no testing required at the time of hospital discharge. No need for RT-PCR test in healthy individuals undertaking interstate domestic travel. Non-essential travel and interstate travel for symptomatic individuals should essentially be avoided. तो अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, please do not travel, please do not travel. You will be infecting other people. That is your moral responsibility. All asymptomatic individuals undertaking essential travel must follow COVID appropriate behavior. And mobile testing laboratories are also being encouraged, and many players are doing this. They have RT-PCR machines in the mobile vans, and they can keep testing, and they are deployed. It can be deployed in different parts of the city. So this was the first part in the rationalization of testing in the second wave, rationalizing of RT-PCR testing. The second is that we have to, in the field level and in rural areas and in areas which are hard to reach, we have to start using the rapid antigen tests more aggressively. Earlier, our recommendation was 70% RT-PCR and 30% RAT. But now, since the wave is raging, we have requested that we must do more RAT tests, faster RAT tests, so faster isolation and faster breaking the chain of the virus so that it does not spread. So the second wave, we are doing increase the RAT testing. So first was rationalizing the RT-PCR. Second is increasing the rapid antigen test to set up mobile 24/7 RAT booths in cities, towns, and villages. RATs to be allowed at all government and private healthcare facilities. No accreditation is required for rapid antigen test. RAT booths to be set up with the community. Take the community along and set up those booths in schools, in colleges, in community centers, residents' welfare associations, etc. Public-private partnership models encouraged to establish innovative, convenient testing centers, and some states are doing it, and it should be encouraged further. RATs must be conducted in accordance with the RAT guidelines which the ICMR has defined, and all RT-PCR results should be uploaded on the ICMR portal so that we know what is happening. Social distancing norms have to be followed once we are doing this RAT testing in the community, either in community centers or in schools or colleges. The third thing that has happened first is rationalizing of the RT-PCR test, second is increasing the RAT tests, and third is that ICMR and DCGI approve internationally validated kits
all kits approved by the following reputed global agencies are exempt from validation in India and accorded marketing permission by DCGI on the basis of existing approval, that is US FDA, European, Japanese, Korean, Australian, Brazilian, and the WHO emergency use listing. And more importantly, home-based testing solutions are being explored, whether home-based testing can be encouraged, so we are working on that. Now, last 1 or 2 slides, again emphasizing one point, that if you are having fever with or without any of these following, like cough, headache, sore throat, breathlessness, body ache, loss of taste or smell, fatigue or diarrhea, then all such individuals should be tested immediately, but not wait for the test results. While awaiting the test results, they should immediately isolate. Immediately isolate and follow home isolation guidelines as per ICMR and Ministry of Health. And we have a very simple infographic for home-based care for COVID-19, and that has been discussed in the previous previous meeting, where we talk about the do's and don'ts and how to monitor your temperature every 4 hourly, how to monitor your oxygen. Here one small point in terms of the oximeter, sometimes people monitor their pulse rate as the oxygen saturation. That mistake should not be committed. Pulse rate is separate, oxygen saturation is separate. So don't confuse your pulse rate with the oxygen saturation. A very small practical point. And temperature has to be measured, and the medications are clearly listed. This is available in several languages now. All the states are providing this, and this home-based care with early testing by rapid antigen tests, etc., is going to break the chain of transmission. And we have seen Dr. Love Agarwal give some examples of some cities which have clearly demonstrated how they have been able to reduce the positivity rate in various districts across the country. So much. We'll take some questions now. Okay, 104. सर, मेरा सवाल है कि 18 से 44 साल के लिए जो वैक्सीन राज्यों की तरफ से दी जा रही है, क्या उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका है राशनिंग करने में कि किसको कितनी दी जाएगी? क्योंकि दिल्ली की सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमें राशनिंग की जा रही है, केंद्र की तरफ से बीच में है रोल। तो क्या रोल है केंद्र का इसमें सर? देखिए, जो हमारा मुख्य फोकस है वो साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट्स को वैक्सीन प्रोवाइड कराना है प्रायोरिटी एज ग्रुप्स के लिए। इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि प्रायोरिटी एज ग्रुप्स मींस हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड ऑल्सो पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया, करीब 17 करोड़ डोजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट्स को फ्री दी जा चुकी हैं। तो एक स्थाई पर जो मुख्य कार्यक्रम जो चल रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री स्टेट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हम मॉर्टेलिटी को कम कर सकें। साथ ही एडिशनैलिटी के रूप में एक डायरेक्ट परचेज की फैसिलिटी भी सबको दी गई है, चाहे वे कॉरपोरेट हों, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स हों या इंडस्ट्रीज हों या स्टेट्स हों। तो इट इज़ एन एडिशनैलिटी जिसमें स्टेट्स जो हैं उनसे अपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे बात करके उनसे ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। नंबर 30। नहीं, उसमें केंद्र सरकार का रोल नहीं है। उसमें केंद्र सरकार सपोर्ट करती है कि ये इंश्योर जरूर करेगी, ये इंश्योर चाहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में ही सारी वैक्सीन चली जाए, और क्योंकि देखिए वैक्सीन सब जगह जरूरत है, तो ये ना हो जाए कि हम उसको उस स्टेज पर ले जाएं कि किसी को मिले किसी को ना मिले। तो उसके लिए एक फैसिलिटेशन, एक गाइडेंस, एक एडवाइजरी के रूप में हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स के साथ। संजय शर्मा हूं मैं आज तक से। मेरे 2 सवाल हैं सर भार्गव सर से कि एक तो अगली जो लहर आने वाली है उसमें कहा गया कि बच्चों को पर ज्यादा असर पड़ेगा। कई पश्चिमी देशों में बच्चों को के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, फाइजर वगैरह ने शुरू कर दिया है। तो भारत में इसकी क्या तैयारियां हैं और क्या कितना असर रहेगा बच्चों पे? और दूसरा, नदियों में जो बॉडी बह के आ रही है उसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है और लोगों में बड़ा डर है, वो कितना प्रभावी होगा, कितना उसका असर होगा, क्या ऐसे उसको लेकर? जो सेकेंड वेव आई है इसको हम लोग ने एनालाइज किया है, और इसको हम लोग के जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हुए देखे गए हैं इसमें, तो उसमें जो
फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का डेटा कलेक्ट किया गया है, ये हम लोग अगस्त के महीने से कलेक्ट कर रहे हैं, और उसमें वी हैव सीन that during the first and the second wave there is not much age difference. The people above the age of 40 are more vulnerable for the adverse outcome, and the hospitalized mortality is anywhere between 9.6 to 9.7% in the hospitalized patients ka. That is these found when we compared the first wave and the second wave, and I have presented this in the PIB earlier also. And the second point is that we have found that the younger people are getting more involved because they have suddenly gone out, and there are variants also prevalent in the nation which may be affecting the younger people as well. So that is my answer to you. वैक्सीनेशन के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि वैक्सीन्स हमारे यहाँ इस समय 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, और वैक्सीन्स भी अवेलेबल होने जा रही हैं। जैसे ही अवेलेबल होंगी और जैसे ही इनका रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा तो दी जाएंगी। सर, 2 छोटे-छोटे सवाल हैं वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी को लेकर कि अगर कहीं शॉर्टेज हो रहा है तो राज्यों की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस पर विचार हो रहा है कि इन 2 कंपनियों के अलावा भी और दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हो। और एक दूसरा छोटा सवाल इसी से लिंक्ड है वैक्सीनेशन को लेकर ही, क्या कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता हो? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे ऐप्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम भी रजिस्टर करा रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो क्या लोगों को उस पर जाना चाहिए या आपने जो 2 अनाउंस किया है उसी पे ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है? देखिए, जहाँ तक प्रोडक्शन का विषय है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ एक कंटिन्यूड बेसिस पर हमारा डिस्कशन होता रहता है। हम उनसे और देश में जितनी भी और फैसिलिटीज़ है जहाँ पर कि उनको फैसिलिटेट करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उस पर काम भी कर रहे हैं। इसी के तहत आप पाएंगे कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी जो ये अवेलेबल वैक्सीन से देश की शुरू में जनवरी समय में थी, उसमें आप बढ़ोतरी भी नोट करेंगे। उसी के कारण हम उसको कैपेसिटी एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं। रिगार्डिंग योर सेकेंड इशू विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए हमने कोविन को और साथ में जो हमारे आरोग्य सेतु प्लेटफॉर्म को इतना रोबस्ट बनाया है कि लोग उस पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। हाउएवर, एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जहां 2 कंपोनेंट होते हैं वैक्सीनेशन के, एक होता है वैक्सीन हेजिडेंसी कि मैं क्यों लगाऊं, एक होता है वैक्सीन ईगरनेस। हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इन दोनों पर ही काम कर रही है। जिसको लगाना चाहिए उसको लगाएं, और उतना ईगर भी ना हो। तो क्या हो रहा है कि जितने स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं वो तुरंत भर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार कुछ लोगों को उससे संबंधित एक भ्रांति या उससे संबंधित कि मुझे नहीं मिली, उस टाइप की सिचुएशन भी आ रही है। तो उनसे सबसे हमारी विनती है कि प्रोडक्शन एक स्थाई पर हम बढ़ा रहे हैं, दूसरे स्थाई पर थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स मोर एंड मोर साइट्स विल बी ओपन इन फ्यूचर, जिससे कि लोग अपना वैक्सीनेशन की साइट एलोकेशन प्लान कर सकते हैं। Thank you, friends. Thank you, friends. We close the press conference now. तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें विस्तार से कई बातें सामने रखी गई। खासतौर पर यह बताया गया है कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी का ट्रेंड कम होता नजर आ रहा है, और ये भी बताया गया है कि वैक्सीनेशन को भी रफ्तार दी जा रही है। साथ ही ये भी बात बताई गई है कि जो केस स्टडीज की गई हैं अलग अलग शहरों की, वो ये दिखाती हैं कि जो सख्त कंटेनमेंट के मेजर्स, कड़े कदम उठाए गए हैं कंटेनमेंट को लेकर, उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से सामने आया है। साथ ही ये बताया गया है कि सभी, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लिनिकल मैनेजमेंट हॉस्पिटल में एडमिशंस को लेकर कुछ नियम है जिनको बदलाव करके ये बात सामने रखी गई कि आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देनी होगी। हर व्यक्ति कोई भी देश में किसी भी जगह पर जाकर अगर उसको जरूरत है तो उसको अस्पताल की सेवाएं मिल सकती हैं इत्यादि, उनके बारे में भी ब्यौरा सामने रखा गया। साथ ही ये भी बताया गया कि e-sanjeevani opd.in पर अगर आप चाहें तो टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन के टैंकर्स को लेकर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ऑक्सीजन टैंकर्स की तादाद